नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार कल्पना जी। तो सर, आज जो मेरी आपसे चर्चा होगी वो अष्टम भाव से रिलेटेड ही होगी। तो ठीक है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि जो अष्टम भाव होता है उसका वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है। जी, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि अष्टम भाव को लोग ना आमतौर पे विद्यार्थी, सप्तम भाव शादी का भाव होता है, तो शादी के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए लोग सप्तम भाव की स्टडी कर लेते हैं और साथ में छठे भाव की भी कर लेते हैं। लेकिन अष्टम भाव अगर हम सातवें से गिनना शुरू करें तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव उसका सेकंड हाउस है, आठवां भाव। सातवें से अगर गिनेंगे तो सातवां पहला भाव हुआ, आठवां दूसरा भाव हुआ। हर भाव का दूसरा भाव उसकी वृद्धि होती है। ये ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि हर भाव का दूसरा भाव उसकी वृद्धि है या उसकी सस्टेनेबिलिटी है। उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसको उसके लिए रिसोर्स जनरेट करना, उसका उसकी सस्टेनेबिलिटी है। तो अब विवाह की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? एक शब्द हम लोगों के यहां आता है कि मांगल्य। मतलब कि स्त्री है तो उसका सुहाग या उसका पति जीवित रहे, कोई अमांगलिक कार्य, अमांगलिक घटना जीवन में नहीं घटे। या कोई पुरुष है तो उसके लिए उसकी पत्नी है, मतलब वैवाहिक जीवन लंबा चले। तो अष्टम भाव बेसिकली और खासकर स्त्री के लिए मांगल्य का भाव। ठीक है। अब मांगल्य का भाव होने के कारण अगर अष्टम भाव में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस विवाह की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक आने की संभावना हो जाती है। अब ब्रेक कई प्रकार से आ सकता है। एक, आपके किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो गई। दूसरा, ऐसी दूरी बन गई, फिजिकल दूरी, कि मान लीजिए मैं यहां नौकरी कर रहा हूं और मेरी पत्नी यहां से 1000 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही है। तो भाई महीने में एक बार मिलना हुआ या 2 महीने में एक बार मिलना हुआ, तो विवाह का सुख जो है उसको मिलने में परेशानी हो रही है। ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि मनमुटाव हो गया। आप भले ही एक घर में हैं, लेकिन आप भले ही एक घर में हैं लेकिन आपस में बन नहीं रही है, वो दूरी हो गई, मन की दूरी हो गई। एक सिचुएशन हुआ जब फिजिकल दूरी हो गई, एक सिचुएशन हुआ जब मन की दूरी हो गई। पाप ग्रह क्या करते हैं? पाप ग्रह किसी भी भाव को में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब भी पाप ग्रह अष्टम भाव में बैठते हैं तो विवाह, वैवाहिक संबंध या वैवाहिक सस्टेनेबिलिटी या उसके सुख में बाधा क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं एक चीज यहीं पे बताऊं कि मांगलिक दोष हर आदमी जानता है, चर्चा भी होती है कि भाई मांगलिक कुंडली है, ये है वो है। तो उसमें मंगल के कुछ भावों में बैठने की बात कही गई है कि लगन से, अगर किसी चार्ट में लगन से या चंद्रमा से या शुक्र से, और सबसे ज्यादा लगन से, अगर लगन में बैठा है बैठे हैं मंगल, या चौथे भाव में बैठे हैं या सातवें में बैठे हैं या आठवें में बैठे हैं या 12वें में बैठे हैं, तो ये मांगलिक दोष का इफेक्ट पैदा करते हैं। उसमें भी
इन सभी भावों में 8वें भाव में बैठे मंगल को सबसे बुरा कहा गया है, क्योंकि 8वें भाव में बैठे मंगल, 8वां भाव दुर्घटना का कारक है, 8वां भाव अचानक हो जाने वाली कुछ हो जाने वाले कुछ बदलाव का, एक्सीडेंट का कारक है, और मंगल का भी गुण इसी तरह का है। तो 8वें भाव में जब मंगल बैठते हैं तो इस तरह की संभावना क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं कि हो ही जाए, क्योंकि और भी पैरामीटर्स को चेक करना जरूरी है। ठीक इसी तरह एक और शब्द आता है जिसको बोला जाता है पाप साम्य। पाप, पाप माने पाप ग्रह, और साम्य मतलब समान। किसके समान? मंगल के समान। तो अगर इस भाव में, अष्टम भाव में, दूसरे पाप ग्रह भी बैठते हैं तो वो मंगल के समान ही फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब जैसे एक चीज मैं बहुत क्लियरली यहां पे बता दूं कि अब ऐसा नहीं हो कि कोई दर्शक या कोई विद्यार्थी ये निष्कर्ष निकालने लगे कि अष्टम भाव में, किसी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है तो उसके जीवन में ऐसा होगा ही। ये एक संभावना बताती है। समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जब आपको मान लीजिए फॉरेन जाना है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करता है, तैयारियों के दौरान अपनी एक चेकलिस्ट बनाता है, 4, 5, 6, 8 चीजों की एक चेकलिस्ट बनाता है कि भाई मेरे पास, मैंने पासपोर्ट रखा या नहीं रखा, वीजा रखा या नहीं रखा, मैंने डॉलर रखे या नहीं रखे, मुझे वहां जो काम करना है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे या नहीं रखे, जो भी जरूरी चीजें हैं। तो एक चेकलिस्ट बनाता है और फाइनली निकलने के पहले उस चेकलिस्ट को टिक कर देता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नाउ आई एम रेडी टू गो। तो वैवाहिक संबंध खराब होने की जो चेकलिस्ट है उसमें एक फैक्टर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अष्टम भाव में पाप ग्रहों का होना। तो मेरे कहने का मतलब कि उस चेकलिस्ट में अगर 5 चीजें हैं और वहां मंगल बैठ गए या कोई पाप ग्रह बैठ गया अष्टम भाव में, तो एक चेकलिस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर टिक हो गया, लेकिन बाकी फैक्टर्स अगर नहीं टिक हो पाए तो जरूरी नहीं है कि जीवन में इस तरह की घटना घटे। भाई जब तक आपने पासपोर्ट रख लिया लेकिन आपने वीसा की कॉपी ही नहीं रखी, या आपका वीसा तैयार है, फोन पे भी है, और पासपोर्ट ही छूट गया, तो आप विदेश नहीं जा पाएंगे। तो जब तक पूरी चेकलिस्ट तैयार नहीं हो जाएगी तब तक कोई घटना ज्योतिष में नहीं घटती है। हाँ, ऑफ कोर्स वो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन बहुत मिनिमल प्रभाव दिखाएगा। तो एक तो ये चीज अपने दिमाग में कोई नहीं लाए कि अगर अष्टम भाव में मंगल है या कोई पाप ग्रह है तो ये वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा ही। उसके लिए पूरी कुंडली को और सभी चेकलिस्ट को, सभी फैक्टर्स को देखना, समझना जरूरी है। तो क्या हुआ, सप्तम का की वृद्धि, सप्तम की सस्टेनेबिलिटी, अष्टम भाव, सौभाग्य का भाव, मांगल्य का भाव, उसमें पाप ग्रह ने आके जब खंडित किया उस मांगल्य को, उस सौभाग्य को, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की संभावना पैदा हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 कि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ऐसे भी, बड़ा अष्टम भाव को शमशान कहा गया है, वीराना कहा गया है। ये हमारी जीवन में आने वाली गुप्त तरीके से परेशानियों का भाव है। ये हमारी गुप्त आकांक्षाएं हैं
तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो व्यक्ति की आकांक्षाओं को गुप्त रूप में अपने वैवाहिक जीवन से दूर ले जाता है। मतलब अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देने की ताकत भी रखता है। अब जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति का दिमाग या मन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे उसकी गुप्त इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है, परिवार में भी नहीं, पत्नी से भी नहीं। अब उनको पूरा करने के लिए उसका दिल, दिमाग, मन कहीं और भटक रहा है। तो जब कहीं और भटक रहा है तो जाहिर सी बात है कि दाम्पत्य सुख बाधित होगा या दाम्पत्य सुख में कमी आ जाए। तो ये अष्टम भाव की भूमिका है, और इसको बड़े अच्छे से हम लोग अपने वर्कशॉप में ग्रहों के माध्यम से और कॉम्बिनेशंस के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जी। तो सर ऐसा होता है कि आठवें भाव को त्रिक का भाव कहा जाता है और छठे हाँ भाव को भी त्रिक यानी दुख का भाव कहा जाता है। तो जी। इनका शादी से क्या कनेक्शन है, विवाह जीवन से क्या कनेक्शन है? हाँ, तो जैसे आठवें भाव का तो मैंने बता दिया। जी। अब छठा भाव क्या है कि छठा भाव अगर हम सातवें से गिनना शुरू करेंगे और जब छठे पे पहुंचेंगे तो छठा भाव सातवें का 12वां भाव है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी भाव का हर दूसरा भाव उसकी वृद्धि करता है, उसी तरह हर भाव का 12वां भाव, मतलब उसके ठीक पीछे वाला भाव, उसका लॉस करता है या उसकी हानि करता है। ठीक है। तो जब सातवें का संबंध छठे से बन जाता है, मतलब सातवें के स्वामी छठे में आ गए, या छठे के स्वामी सातवें में चले गए, या छठे और सातवें के स्वामी के बीच कोई युति संबंध या कोई दृष्टि संबंध बन गया, मतलब अब जो आपका वैवाहिक जीवन था उसमें छठे की हानि का प्रवेश हो गया, उसमें छठे की हानि का प्रवेश हो गया। तो ये एक बहुत प्रबल संभावना बनती है अगेन रिलेशनशिप को खराब करने में। और अगर हम लोग इन दोनों में तुलना करें तो छठे भाव का संबंध जब सातवें से होता है, जब छठे का संबंध सातवें से होता है, तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट तक की स्थिति या डाइवोर्स, इन चीजों की स्थिति बनती है। सातवें का संबंध जब आठवें से होता है तो स्पाउस की आयु पर असर पड़ने की संभावना होती है, और उसके साथ फिजिकल और मेंटल दूरी, मतलब आप अलग नहीं हुए, आप में लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, आप अलग नहीं हुए, आपने डाइवोर्स नहीं लिया, लेकिन फिजिकल दूरी हो गई, या किसी कारण से किसी इशू पे अचानक से आप दोनों का ईगो जाग गया और मन की दूरी बढ़ गई। मन से फिर भी एक दूसरे को चाह रहे हैं, अलग होना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसी दीवार आ गई बीच में जो आपको मिलने भी नहीं दे रही है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली जब छठा भाव का संबंध सातवें से होता है और जब आठवें का संबंध सातवें से होता है। दोनों ही त्रिक भाव हैं, दोनों ही दुख देने वाले भाव हैं, और ज्योतिष का नियम कहता है कि
दुख भाव के स्वामी लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठते हैं या जिस भी भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं, उस भाव से मिलने वाले सुख में कमी लेकर आते हैं। अब अगेन ये बहुत अधिक डिपेंड करता है कि जैसे अगर मुझे कोई खींचने वाला व्यक्ति है, मैं यहां हूं, मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा है और एक फोर्स है छठे का या आठवें का जो मुझे खींचना चाह रहा है अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी से। तो अगर वो बहुत बलशाली है तो हो सकता है हमको खींच के ले जाए। अगर वो कम बलशाली है तो खींच के अलग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक तनाव तो दे ही देगा। रिश्तों में एक तनाव तो दे ही देगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह जो काम कर रहे हैं अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के, उसका बल कितना और कैसा है। ठीक है जी। तो सर किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लाइक मतलब कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो शादी में रुकावटें लेकर आते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशंस, अगर अभी हम लोग देखें तो शुक्र जो कि शादी के कारक हैं, उनका संबंध अगर सातवें से बन जाए, सॉरी छठे से बन जाए, आठवें से बन जाए, या सप्तम के स्वामी उनका संबंध अगर छठे से बन जाए, आठवें से बन जाए, ये सब शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या शनि जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह। अब शनि मान लीजिए अष्टम के या छठे के स्वामी हैं, तो शनि एक तो ऐसे ही अलगाव कराने वाले ग्रह हैं, मंगल अलगाव कराने वाले ग्रह हैं, रूखापन ग्रह है, ड्राई प्लैनेट है मंगल। तो मंगल और शनि खास के अगर छठे या आठवें के स्वामी और उनका संबंध बन गया सातवें से, या राहु और केतु ये भी अलगाव कराने वाले ग्रह हैं, सूर्य ये भी अलगाव कराने वाले ग्रह हैं, इन ग्रहों का संबंध अगर सातवें से बन गया, खासकर अगर इनका संबंध छठे से भी है और सातवें से भी हो गया, जी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो वैवाहिक सुख में, मैं तो कहूंगा जेनरिक रूप में वैवाहिक सुख में कमी लेकर आते हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है। वैवाहिक सुख में कमी आपके स्पाउस से बिछड़ना भी हो सकता है, बिछड़ना सदा सदा के लिए हो सकता है, बिछड़ना टेम्पररी हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, और शारीरिक दूरी हो सकती है। शारीरिक दूरी मतलब कि आपका स्पाउस इतना बीमार रहता है, आपका स्पाउस खासकर छठे और सातवें का जब संबंध बनता है तो वहां पर एक संभावना ये भी बनती है कि आपका स्पाउस इतना बीमार होगा कि आपको जीवन में पति या पत्नी के सुख में बहुत व्यवधान आएगा, बहुत परेशानी है। ठीक है। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कत आती है और सुख नहीं मिल पाता है, तो जी जो हमारे जो दर्शक हैं, क्या अगर वो भी इस चीज से जूझ रहे हैं, तो क्या कुछ जेनरिक रेमेडीज होती है? लाइक एक परफेक्ट रेमेडी तो हम किसी की कुंडली देख के ही बता पाते हैं, कॉम्बिनेशंस देख के बिल्कुल ही बता पाएंगे, लेकिन क्या बिल्कुल। कुछ जेनरिक रेमेडीज भी होती है? हाँ, इसके लिए जेनेरिक रेमेडीज हो सकती है। इसके लिए एक जेनेरिक रेमेडीज अगर मैं कहूँ तो आ, सप्तम भाव के कारक शुक्र, मतलब शुक्र पे सब तरह से जिम्मेदारी है कि सप्तम भाव की रक्षा करना। मैं जेनरिक होने की बात कर रहा हूं क्योंकि किसी की भी कुंडली हो, सबकी कुंडली में सप्तम भाव के कारक शुक्र ही होंगे। उसके स्वामी तो बदल जाएंगे हर लगन के हिसाब से, जी। इसलिए मैं उसके अनुसार
बात नहीं कर रहा हूं। तो शुक्र को बल प्रदान करके, शुक्र को बल प्रदान करके, शुक्र क्या है? प्रेम का, प्रगाढ़ता का, आपसी सौहार्द का, मधुरता का ग्रह है। तो जब हम शुक्र को बल प्रदान करते हैं तो हमारे जीवन में इन चीजों के आने की संभावना बढ़ती है। नंबर जी। 1। नंबर 2, मतभेद क्यों होता है? मतभेद होता है जब, यह डाइवोर्स की स्थिति कब आती है? जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते या लगातार एक दूसरे का जवाब देते रहते हैं, या तो चुप हो जाए। अगर पत्नी लड़ रही है और पति चुप हो जाए तो फिर लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। अकेले कोई आदमी नहीं लड़ पाता है। जी। होता क्या है कि दोनों एक दूसरे का जवाब देते रहते हैं कि भाई मैं ही क्यों चुप हूं, सामने वाला चुप क्यों नहीं हो। तो यहां पर क्या होता है, सही और गलत का विवेक व्यक्ति का समाप्त हो जाता है। शादी का तोड़ना या शादी से अलग हटने, शादी से भाग जाने का मतलब है कि आप अपनी सामाजिक पारिवारिक मर्यादा और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जी। आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जिम्मेदारी और विवेक के कारक ग्रह गुरु है। तो गुरु जब को, अगर गुरु कुंडली में कमजोर है, ऑफ कोर्स ऐसी स्थिति में गुरु प्रॉब्लम में होते ही हैं। अदरवाइज अगर गुरु मजबूत हो तो वो रिलेशनशिप को कम से कम बहुत मधुर भले ही नहीं कर सके, समाप्त होने से जरूर बचा लेते। तो गुरु को बल प्रदान करना, तो गुरु को और शुक्र को बल प्रदान करना एक ऐसा जेनरिक उपाय है जिसके माध्यम से हम बिगड़ते वैवाहिक जीवन को बहुत हद तक संभाल सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्या है तो चार्ट को एनालाइज करके उसको एग्जैक्ट और एक्यूरेट उपाय करना चाहिए, जिससे कि जीवन में बहुत सुधार या बदलाव होने की संभावना है। नंबर 1। नंबर 2, गुरु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से आप बिगड़ते वैवाहिक जीवन को बहुत हद तक संभाल सकते हैं। नंबर 3, कि मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, खासकर जो लोग ज्योतिष के छात्र हैं या पढ़ते हैं, तो एक नवमांश कुंडली होती है या D9 चार्ट होता है। उसको बहुत चीजों के लिए देखा जाता है। उसमें एक बड़ा प्रमुख फैक्टर है विवाह। उसके लिए भी D9 चार्ट का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, तो डी मतलब डिवीजन या डिविजनल चार्ट बोलते हैं या वर्ग कुंडली बोलते हैं। हर वर्ग कुंडली का, हर वर्ग कुंडली का के कुछ कारक ग्रह होते हैं जो उस डिविजनल चार्ट पे सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। तो D9 कुंडली के या नवमांश कुंडली के कारक ग्रह यही दोनों हैं, गुरु और शुक्र। मतलब विवाह में, विवाह एक तो मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है, दूसरा परंपरा है, वंश परंपरा भी है। विवाह से आप अपनी वंश परंपरा को बढ़ाते हैं। इसके कारक क्या है? मर्यादा, परंपरा, वंश परंपरा। आपका कुटुंब समृद्ध होता है। इन सब चीजों के कारक क्या है? गुरु हैं। और ये कब होगा, किस स्थिति में सबसे अच्छा होगा? जब आप अपने स्पाउस के साथ प्रेम की अवस्था में हो, जब उससे मन मिला होगा,
तब होगा, तब जीवन का रस भी आएगा, जीवन का आनंद भी आएगा, और आप अच्छे से सभी चीजों का पालन करेंगे। तो गुरु और शुक्र मिलकर नवमांश कुंडली के पूरे कारकत्व को संभालते हैं, और गुरु और शुक्र एक तरीके से जेनरिक वे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हमारे वैवाहिक जीवन को संभाल कर और समृद्ध करने का काम करते हैं। जी जी सर। तो बेसिकली हमें अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहिए ताकि हमारे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। हम्म, तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उन्हें बताया कि अष्टम भाव कैसे वैवाहिक जीवन से कनेक्ट करता है और कैसे दुख का भाव भी कहा जाता है, और साथ ही साथ आपने बताया कि अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए अपने पार्टनर के साथ, तभी आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा जाता है और आपको हम्म, जीवन का आनंद भी मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, समय निकाला और हमारे चैनल पे आके हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। सो मैं आपसे जी फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।